एमसीयू में हमें जितने भी कैरेक्टर को दिखाया गया है, आखिर में उन सब का कंक्लूजन में कुछ न कुछ इंपोर्टेंट रोल एमसीयू में रहा है। और एमसीयू में जितना भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी इस मूवी में दिखाया गया है, मार्वल ने हमेशा उन सभी को अपने मूवी में जस्टिफाई भी किया है। लेकिन एमसीयू में जितना कॉम्प्लेक्स टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स और दूसरे डायमेंशन दिखाया नहीं गया है, उतना कॉम्प्लेक्स तो पिन पार्टिकल थ्योरी और क्वांटम रियलम को दिखाया गया है। और एंटमैन का कैरेक्टर इतना पावरफुल होने के बावजूद उसे एमसीयू में बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। और वैसे भी मुझे एंटमैन से कोई भी पर्सनल हेट नहीं है और मुझे भी स्कॉट का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एमसीयू अपने बाकी मूवीज में जिस तरह से थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करता है, एंटमैन मूवी में वो सब नहीं है। जैसे कि आयरन मैन मूवी में टोनी अपने लिए एक छोटा सा आर कैरेक्टर बनाता है और इसे मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि इसे किस मटेरियल से बनाया गया है और इसका लिमिटेशन और साइड इफेक्ट्स क्या है। और एंटमैन मूवी में पिन पार्टिकल कैसे काम करता है, एंटमैन एंट्स को कैसे कंट्रोल करता है और ये एंट इंस्ट्रूमेंट कैसे बजा लेता है, इन सब चीजों को ठीक तरीके से समझाया नहीं गया है, जिससे ऑडियंस इन सब चीजों से रिलेट ही नहीं कर पाती है। और हाँ, मूवी में हैंक पिन ने यह भी कहा है कि एंटमैन जब छोटा बन जाता है तब उसका पावर और वेट उतना ही रहता है जब पहले था, बस उसका मास कम हो जाता है। उसके वजह से जब स्कॉट पहली बार इस सीन में टाइल्स के ऊपर गिरता है तो टाइल्स टूट जाते हैं, यानी कि उसका वेट छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही भारी है। लेकिन एंड गेम मूवी में जब स्कॉट टोनी के दाढ़ी से लटक रहा था तो टोनी ने तो नोटिस भी नहीं किया। और एंटमैन एंड द वास्प मूवी के इस सीन में ये सब इस बिल्डिंग को लेकर आसानी से घूम रहे हैं, जबकि इस बिल्डिंग के साइज के हिसाब से इसका वेट हजारों टन का होगा। और हैंक पिन भी अपने साथ एक पूरा टैंक लेकर घूमते हैं। और मूवी में एंट्स के माइंड कंट्रोल करना भी मूवी में बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि एंट्स फेरोमोन जैसे केमिकल का यूज करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और हैंक पिम के हिसाब से एंटमैन भी इसी फॉर्मूला को यूज करता है एंट्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन केमिकल्स एंट्स को फॉलो करना, अटैक करना और सर्वाइव इंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मूवी में तो हमें एंट्स को कंट्रोल करके कॉइन स्पिन करना और ड्रम बजाने तक को भी दिखाया गया है। और आपको ये एंटमैन वर्सेस फाल्कन वाला सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर स्कॉट को एवेंजर फैसिलिटी से टोनी का एक टेक चुराना होता है। और इसी सीन में एंटमैन सक्सेसफुली फाल्कन को हराकर वो मशीन को चुराने में कामयाबी हो गया था। लेकिन फाल्कन ने एंटमैन को चोरी करते हुए देखा, जिसके पास छोटा होने का पावर भी था। और फाल्कन को भी नहीं पता था कि वो उस टेक को कोई अच्छा या फिर बुरे काम में इस्तेमाल करेगा। लेकिन फाल्कन ने इस बात को छुपाए रखा और किसी को भी नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एवेंजर फैसिलिटी से कोई चीज चोरी हो गया और वो भी टोनी स्टार का, और किसी को पता तक नहीं चला। और इसे पता चलता है कि मूवी को एवेंजर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस सीन को बेमतलब की डाल दिया गया है। और एंटमैन मूवी के विलियंस को देखे तो विलियंस को ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया है, जैसे कि एंटमैन ऑन द वास्प मूवी में कोई परफेक्ट विलेन जैसा कोई कैरेक्टर ही नहीं था। पूरे मूवी में दूसरे इवेंट पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है कि कैसे होप को क्वांटम रियलम से बाहर निकाले। पर मूवी में सिर्फ छोटे बड़े फाइट सीन के बाद सब कुछ सही हो जाता है, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। जबकि मार्वल अपने दूसरे मूवी में आयरन मोंगर, रोनन, अल्ट्रॉन, ईगो, हेला, किलमोंगर, मिस्टीरियो और डोरमामू जैसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलेंस को इंक्लूड किया है। लेकिन एंटमैन के मूवी में येलो जैकेट और घोस्ट जैसी सुपर विलेन को डाला गया है, जिन्हें काफी पावरफुल बनाया तो जा सकता था, लेकिन किया नहीं गया है। और एंटमैन मूवी का सबसे बड़ा कमजोरी यह है कि कॉमिक में हैंक पिम को हमने टेक्नोलॉजी को सिर्फ दुनिया बचाने के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। लेकिन हैंक पिम के प्रेजेंट कैरेक्टर को मूवी में थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया गया है। मूवी के अंदर हैंक पिम अपने टेक्नोलॉजी से सिर्फ अपने फैमिली को बचाने के लिए ही यूज करता हुआ दिखाया गया है। और एंटमैन ऑन द वास्प में ये दिखाया गया है कि हैंक ने अपने पूरे लाइफ में जो भी किया है सिर्फ अपने वाइफ को क्वांटम रियलम से वापस लाने के लिए किया है। और हैंक ने स्कॉट को इसीलिए इस सूट को दिया था ताकि स्कॉट सिर्फ उनको ही हेल्प कर सके। और अब मूवी के फाइनल फाइट सीन को ही देख लेते हैं। मार्वल मूवी के फाइनल फाइट सीन में बहुत ही ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है, जिसे देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा ऑसम होता है। लेकिन एंटमैन के मूवी में शायद ही आपको ऐसा देखने को मिलता। एंटमैन एंड द वास्प मूवी में थोड़ा बहुत ही कार चेसिंग सीन है, पर सिविल वॉर में जिस तरह से एंटमैन को दिखाया गया था, एंटमैन मूवी में ये बहुत ही असम लगता। लेकिन एंटमैन मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कॉमेडी। मुझे नहीं लगता कि पॉल वुड के अलावा कोई स्कॉट के कैरेक्टर को इतना अच्छा तरीके से दिखा सकता है। मूवी में अदर कैरेक्टर्स भी हैं जो मूवी को थोड़ा फनी भी बना देते हैं, और इसीलिए लोग एंटमैन मूवी को देखना पसंद करते हैं। पर मूवी में जितना हमें एंटमैन को दिखाया गया है, एंटमैन उससे भी ज्यादा काबिल और पावरफुल है। हम तो सिर्फ यही एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमें अगर एंटमैन देखने को मिलेगा तो मार्वल इस कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर करके लोगों के सामने लाए, जिसे इस तरह के पावरफुल कैरेक्टर को भी बाकी कैरेक्टर की तरह ही अप्रिशिएट मिले। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको एंटमैन के बारे में जानने को ज्यादा मदद किया होगा। और वीडियो लास्ट तक देख ही लिए हो तो इस छोटी सी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो हम फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।